हाँ प्रियंका बेटा, कितना हो गया आपका जूलॉजी में, कितना हो गया यूनिट? मैम सेक्शन सी चल रहा है। सेक्शन सी मतलब फर्स्ट पेपर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, एक एक किताब हो जाएगी फिर। हाँ मैम। अच्छा बेटा। तो आपके कोई टेस्ट वगैरह बताए क्या बेटा? अभी तक तो मेरे पास तो कोई नोटिस है नहीं प्रियंका। नहीं मैम, अभी तक नहीं बताया। अच्छा बेटा। कॉलेज कब खुलेंगे? बेटा आज तो वैसे तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन पेपर की न्यूज से बता रही हूँ मैं कि पेपर में न्यूज है आज की 15 अक्टूबर से विचार हो सकता है, लेकिन वो भी राज्य सरकार पे डिपेंड करता है बेटा। न्यूज आ रही है ना प्रियंका? हाँ मैम, कल के लिए बोला है कि 2 को बताएंगे कब खुलेगी। हाँ कल के लिए वो तो अपना मैसेज आ जाता है ना बेटा, उसमें वो तो अमित सर का है ना, ग्रुप पे आ जाता है। तो वो कब खोलना चाहते हैं ये वाला भी पता नहीं बेटा। ये हो सकता है कि कोरोना बेटा इतना फैल रहा है, आज भी देखो 400 मिले हैं प्रियंका। यस मैम। कॉलेज में किसने बोला आपको कि 2 तारीख को बताएंगे? 2 तारीख को तो वैसे छुट्टी होनी चाहिए, कल 2 है ना? मैम किससे वो पता चला? न्यूज़पेपर में आई थी कि वो जो गवर्नमेंट है वो बताएगी कल कि कब खुलेंगे। हाँ वो तो सही है, गवर्नमेंट तो खैर यही बात है कि आज तो वैसे मैं तो पेपर के हिसाब से ही बता रही हूँ बेटा। प्रियंका वो आपको प्रियंका। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पायल राजे भी पायल। हाँ पायल, एक मिनट, पायल राजे। कौन कौन आ गया? कंचन चौधरी। हाँ प्रियंका, कंचन चौधरी और भावना चेल्सी, और ये हैं पायल राजी। ठीक है बेटा। पिंकी चौधरी और ममता शर्मा। हाँ कौन कौन आ गए? भी प्रीति जांगेड़, पिंकी चौधरी, ममता शर्मा, कांता जाट।
सुमन चौधरी, भावना चेल्सी, कंचन चौधरी, प्रियंका, पायल राजे। हाँ बेटा, कल अपन बात कर रहे थे कम्युनिटी की, मतलब एक बार प्रिया आ गई, प्रिया को एडमिट कर देती हूँ। प्रिया, है ना, कल अपन बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब समुदाय के अभिलक्षण के बारे में। तो आज अपन लेते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, गतिकी के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी पादप समुदाय की उत्पत्ति की प्रक्रिया सर्वप्रथम पौधों के बीज व बीजाणुओं के प्रकीर्णन द्वारा प्रारंभ होती है। ये प्रोपेग्यूल्स संरचनाएं पहले किसी निर्जन या खाली क्षेत्र पर पहुंचती हैं। इस प्रक्रिया को माइग्रेशन कहा जाता है तथा खाली क्षेत्र में पादप प्रजाति के बीजों का अंकुरण तथा सीडलिंग्स के एक परिपक्व पौधे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को इन्वेजन कहते हैं। तो इस प्रकार बेटा अपन गतिकी के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो एक बार मनीषा शर्मा आ गई, इनको भी एडमिट कर देती हूँ। मनीषा शर्मा, ठीक है। तो बीजों का अंकुरण तथा नवांकुरण, बीजों का अंकुरण तथा सीडलिंग्स के एक परिपक्व पौधे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को आक्रमण कहते हैं। इस प्रकार के पादप जो अपने मूल निवास स्थान से आकर नए खाली क्षेत्र में सबसे पहले अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, उनको पायोनियर्स, पुरोगामी कहा जाता है। धीरे धीरे ये पुरोगामी पौधे प्रजनन क्रिया द्वारा अपनी वंश वृद्धि करते हैं और अपने आवास क्षेत्र का क्रमिक विस्तार कर कॉलोनाइजेशन द्वारा इस नए क्षेत्र में पूर्णतः स्थापित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सुस्थापन कहते हैं, एक्सेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया पादप समुदाय के विकास के लिए आवश्यक है। उपनिवेशन के बाद किसी प्रजाति विशेष के पौधों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है।
इसके परिणाम स्वरूप इन पौधों का एकत्रीकरण या समूहन एग्रीगेशन होने लगता है, जिसमें पौधों में प्रकाश, आवास एवं खनिज पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन प्रारंभ होती है। इस प्रतिस्पर्धा में दुर्बल पौधे नष्ट हो जाते हैं और केवल सक्षम पौधे ही जीवित रह पाते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स यूज्ड इन स्टडी ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। समुदाय संरचना के अध्ययन में प्रयुक्त लक्षण। तो किसी भी पादप समुदाय की संरचना के अध्ययन में इसके अनेक विशेष लक्षण प्रमुख रूप से सहायक होते हैं। एक प्रारूपिक पादप समुदाय के विभिन्न लक्षणों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये हैं निम्न प्रकार के एनालिटिकल कैरेक्टर्स, विश्लेषणात्मक लक्षण, सिंथेटिक कैरेक्टर्स, संश्लेषणात्मक लक्षण। तो अपन बात करते हैं एनालिटिकल कैरेक्टर्स की, विश्लेषणात्मक लक्षण की। अध्ययन की सुविधा के लिए इनको 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है बेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, गुणात्मक लक्षण। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में अपन अध्ययन करेंगे समुदाय स्वरूप की, फिजियोग्नोमी और अपीयरेंस। दूसरा बात करेंगे आवर्तीता या परिघटन विज्ञान, फिनोलॉजी और पीरियोडिसिटी। तीसरा है लेयरिंग और स्ट्रेटिफिकेशन, लंबवत विन्यास का स्तरण। चौथा है अबंडेंस, बाहुल्य। और 5वां है सोशिएबिलिटी, सामाजिकता। तो अपन बात करते हैं आज क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की, गुणात्मक लक्षण की। सबसे पहले पादप समुदाय में निहित ये ऐसे लक्षण हैं जिनको किसी पैमाने पर नहीं नापा जा सकता है या इनको संख्यात्मक रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इनका केवल शाब्दिक विवरण देना ही संभव है। एक प्रारूपिक पादप समुदाय के गुणात्मक लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला है बेटा समुदाय स्वरूप, मतलब फिजियोग्नोमी और अपीयरेंस। तो किसी भी पादप समुदाय का विस्तृत अवलोकन यदि किया जाए तो उसके स्वरूप या सादृश्यता का सहज आकलन किया जा सकता है। इस पादप समुदाय में उगने वाली प्रभावी पादप प्रजातियों के वृद्धि प्रारूप, ग्रोथ फॉर्म से ही इसको एक सुनिश्चित स्वरूप या आकृति प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र के पादप समुदाय को देखने पर इसमें अनेक वृक्ष बड़ी झाड़ियों के साथ प्रभावी प्रजातियों के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में वृक्षों की प्रमुखता को देखकर कहा जा सकता है कि यह पादप समुदाय का जंगल है। इसी क्रम में अन्य पादप समुदायों में शाकीय एवं घास प्रजातियों की प्रमुखता को देखकर इसके घास स्थल, ग्रासलैंड या समुदाय में वनस्पति की छितराई हुई विरल अवस्था को देखकर इसके मरुस्थल, डेजर्ट होने के बारे में बताया जा सकता है। तो इस प्रकार फिजियोग्नोमी और अपीयरेंस एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो मतलब कैसे बेटा अदा करती है कि अगर किसी भी पादप समुदाय में, प्लांट कम्युनिटी में शाकीय एवं घास प्रजातियां की प्रमुखता है, मतलब किसी भी प्लांट कम्युनिटी में अगर हर्बेशियस प्लांट्स व ग्रासेस
डोमिनेंट है तो इसको अपन क्या कहेंगे, ऐसे स्थल को अपन ग्रासलैंड कहेंगे, घास स्थल कहेंगे। और यदि किसी भी समुदाय में, कम्युनिटी में वनस्पति छितराई हुई विरल अवस्था में मिलती है तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसके डेजर्ट होने के बारे में बताया जा सकता है। और यदि किसी भी प्लांट कम्युनिटी, पादप समुदाय को देखने पर अनेक वृक्ष मिलते हैं और अनेक बड़ी झाड़ियां प्रभावी प्रजाति के रूप में दिखाई देती हैं तो अपन कह सकते हैं कि ये पादप समुदाय क्या है बेटा, जंगल है। अब दूसरी बात करते हैं अपन आवर्तिता की या परिघटन विज्ञान, फिनोलॉजी और पीरियोडिसिटी। एक मिनट, इंदिरा आ गई, इनको एडमिट कर देती हूँ। इंदिरा चौधरी को एडमिट करती हूँ, एक मिनट। इंदिरा चौधरी, कौन कौन आ गया बेटा? निकिता शर्मा भी आई है। हाँ बेटा, निकिता शर्मा 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, आ गए बेटा, 16 जने हो आप। फिनोलॉजी, हाँ लगा दी बेटा। अब वापिस अब मत बोलो बेटा, ठीक है लगा दी। फिनोलॉजी और पीरियोडिसिटी, आवर्तिता या परिघटन विज्ञान की बात करते हैं तो डोल्स एवं अलेचिन के अनुसार किसी भी पादप समुदाय में पौधों के जीवन चक्र की विभिन्न घटनाओं और उनकी आवृत्ति का विशेष महत्व होता है, क्योंकि समुदाय में उपस्थित प्रत्येक पादप प्रजाति में जीवन चक्र की सभी घटनाएं या विभिन्न अवस्थाएं जैसे पुष्पन या पतझड़ इत्यादि एक साथ संपन्न नहीं होती। इसलिए इस संदर्भ में विभिन्न प्रजातियों की जीवन चक्र की प्रमुख घटनाओं का लेखा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। जीवन चक्र की इन अवस्थाओं के अध्ययन को आवर्तिता या परिघटना विज्ञान कहते हैं। अब तीसरी बात करते हैं लेयरिंग और स्ट्रेटिफिकेशन, लंबवत विन्यास का स्तरण। तो पादप समुदाय में सभी पौधे एक समान ऊंचाई के नहीं होते हैं, बल्कि विभिन्न पेड़ पौधों की ऊंचाई के अनुसार देखा जाए तो पादप समुदाय में विभिन्न पौधों का लंबवत वितरण अलग अलग सतहों या स्तरों के रूप में दिखाई देता है। ऐसे स्तरण, इसे स्तरण कहते हैं, इसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। किसी सघन वन के उदाहरण का यदि अध्ययन किया जाए, मतलब किसी भी डेंस फॉरेस्ट की अगर अपन स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग ऊंचाई की पाई जाती हैं। इसके बाद वृक्षों के स्तर के नीचे झाड़ियों का स्तर पाया जाता है एवं सबसे अंत में भूमि की सतह से थोड़ा ही ऊपर शाकीय पौधों का एक और स्तर पाया जाता है। इस प्रकार का स्तरण पादप समुदाय के विभिन्न पादप सदस्यों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसकी वजह से सभी पेड़ पौधों को प्रकाश, वायु स्थान एवं अन्य संसाधनों की आवश्यकता अनुसार उपयुक्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। एक बार बेटा मीनू कुमारी बैरवा भी आ गई, इनको भी एडमिट कर देते हैं। मीनू कुमारी बैरवा, मीनू कुमारी बैरवा, ठीक है बेटा। तो इसका अपन देखते हैं लेयरिंग और स्ट्रेटिफिकेशन में अपन ने क्या देखा कि यदि किसी भी सघन वन का अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे कि वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग ऊंचाई की पाई जाती हैं और वृक्षों के नीचे
वृक्षों के स्तर के नीचे क्या पाया जाता है? झाड़ियों का स्तर पाया जाता है। और सबसे अंत में भूमि की सतह से थोड़ा ही ऊपर शाकीय पौधों हर्बेशियस प्लांट्स का एक और स्तर पाया जाता है। चौथी बात करते हैं अबंडेंस की, मतलब बाहुल्य की। तो पादप समुदाय की विभिन्न पादप प्रजातियों की सघनता या विरलता इनकी समुदाय में बाहुल्यता को दर्शाती हैं। किसी आवास या पादप समुदाय में पाए जाने वाले सभी पौधे समान रूप से वितरित नहीं होते, बल्कि ये छोटे या बड़े समूह में पाए जाते हैं अथवा असमान रूप से इधर उधर छितराए हुए रहते हैं। समुदाय में उपस्थित विभिन्न पौधों के असमान एवं अनियमित फैलाव के कारण इनके बाहुल्य को 5 संभावित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो अबंडेंस को बेटा 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन बात करते हैं। अब आपको इसको ममता बैरवा को एडमिट कर देती हूँ बेटा। ठीक है, बाद में एक कॉल आ रहा है, मैं आपको बाद में बात करती हूँ। अभी ममता बैरवा, एक मिनट बेटा, है ना, ममता बैरवा। अब देखते हैं बाहुल्य को 5, एक मिनट बेटा, बाहुल्य को एक मिनट, ममता बैरवा आ गई। हाँ, अभी कौन दिख रहा है मुझे? ममता बैरवा कनेक्टिंग कर रही है। बाहुल्य को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर मतलब बहुत दुर्लभ, वेरी रेयर, रेयर। एक मिनट बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ही क्लोज हो रहा है। हाँ, बाहुल्य को 5 एक मिनट बेटा, फिर ये हो रहा है स्टॉप, एक बार रुको। बाहुल्य को, अबंडेंस को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है वेरी रेयर, सेकंड है रेयर, दुर्लभ, फिर है कॉमन, फोर्थ है अबंडेंट, बहुल, और मच अबंडेंट। तो अपन बात करते हैं वेरी रेयर की, है ना। वेरी रेयर मतलब अबंडेंस को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। वेरी रेयर, रेयर, कॉमन, अबंडेंट और मच अबंडेंट। अब अपन बात करते हैं सोशिएबिलिटी और ग्रेगेरियसनेस। किसकी बात करेंगे? सोशिएबिलिटी और ग्रेगेरियसनेस। तो इसमें बात करते हैं सामाजिकता की। जिस प्रकार पादप समुदाय में, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जिस प्रकार पादप समुदाय में सोशिएबिलिटी और ग्रीगेरियसनेस, जिस प्रकार पादप समुदाय में स्तरण का संबंध विभिन्न पौधों के लंबवत वितरण से होता है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिकता का संबंध क्षैतिज या पार्श्व वितरण से होता है। दूसरे शब्दों में, एक पादप समुदाय में पौधे छोटे या बड़े झुंडों में पाए जाते हैं। ये झुंड नियमित अथवा अनियमित प्रकार के हो सकते हैं। कुछ पादप प्रजातियों के सदस्य परस्पर
पास पास उगे रहकर भली प्रकार वृद्धि करते हैं एवं एक डेंस पॉपुलेशन बना लेते हैं। लेकिन यदि पौधे पास घने समूह में उगते हैं तो इनमें स्वजातीय प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। पौधों की सघनता एक ही प्रकार की होने पर पौधों की सघनता एक ही प्रकार की होने पर इनकी सामाजिकता अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो ब्राउन ब्लैंक्वेट के अनुसार सामाजिकता को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले है अकेले पाए जाने वाले पौधे S1, S2 एक ही स्थान पर 5 से 6 पौधों का समूह, S3 छोटे छोटे चप्पों में पाए जाने वाले पौधे, S4 S4 बड़े बड़े चप्पों में पाए जाने वाले पौधे। और पायल राजी फिर आ गई बेटा, ठीक है ठीक है। S5 है बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे, ठीक है। अब वापिस से जो दीक्षा सुधार वगैरह नहीं आए थे तो इनको एक ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि अपन ने आज बात किसकी करी, समुदाय संरचना के अध्ययन में प्रयुक्त लक्षण की बात कर रहे हैं। और वाइट फोर्ड WHIT FORD के अनुसार सामाजिकता की संख्यात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इसकी गणना डेंसिटी, सघनता एवं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के द्वारा समीकरण की सहायता से की जा सकती है। मतलब सामाजिकता इज इक्वल टू सघनता डिवाइडेड बाय आवृत्ति मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको अपन क्या कहेंगे, सामाजिकता कहेंगे। सोशिएबिलिटी मतलब सोशिएबिलिटी इज इक्वल टू बेटा डेंसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। ये कहलाती है अपनी सामाजिकता, ठीक है। तो सामाजिकता के बारे में भी आपने पढ़ा। अपन अब लेंगे जीवन शक्ति, वाइटलिटी और विगर। वाइटलिटी और विगर तो पादप समुदाय में उपस्थित पौधों की सामान्य वृद्धि एवं जनन क्षमता के द्वारा समुदाय की जीवनी शक्ति को अभिव्यक्त किया जाता है। इन दो लक्षणों के आधार पर ही पौधे की सबलता स्थापित होती है, जिसके द्वारा कोई भी पौधा एक समुदाय में अपना स्थान निर्धारित कर सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि कोई पौधा एक पादप समुदाय में तो उपस्थित होता है, लेकिन वहां यह प्रजनन के द्वारा अपनी वंश वृद्धि नहीं कर सकता। अतः समुदाय में ऐसे पौधे की जीवनी शक्ति का लक्षण दुर्बलता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इसके विपरीत समुदाय में पाए जाने वाले किसी पौधे की सामान्य वृद्धि हो तथा यदि ये प्रजनन द्वारा तेजी से अपनी वंश वृद्धि करता है तो इसकी जीवनी शक्ति प्रबल कही जाती है। जीवनी शक्ति का महत्व पादप अनुक्रमण में परिलक्षित होता है। अधिक जीवन शक्ति वाला पौधा समुदाय में स्थापित होते ही प्रभावी हो जाता है एवं स्पर्धा द्वारा दूसरे पौधों को पादप समुदाय से निष्कासित कर सकता है। तो इस प्रकार अपन ने आज देखा कैरेक्टर्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो ब्राउन ब्लैंकेट के अनुसार पादप समुदाय की जीवनी शक्ति को 4 श्रेणियां विभेदित की गई हैं, जबकि मिश्रा एवं पुरी द्वारा केवल 3 श्रेणियां ही बताई गई हैं। तो इसके विपरीत डावन मायर ने के द्वारा जीवन शक्ति मतलब वाइटलिटी, जीवन शक्ति, वाइटलिटी और विगर की 5 श्रेणियां बताई गई हैं, जो कि हैं V1 वाइटलिटी 1,
वह पौधे जो अंकुरण के बाद शीघ्र मर जाते हैं। V2 वह पौधे जो अंकुरण के बाद कुछ समय तक वृद्धि करते हैं लेकिन प्रजनन में सक्षम नहीं होते। V3 वह पौधे जिनमें केवल कायिक जनन होता है। V4 मतलब वाइटलिटी 4 वह पौधे जिनमें लैंगिक जनन बहुत ही कम होता है। और V5 वाइटलिटी 5 वह पौधे जो लैंगिक जनन द्वारा नियमित रूप से वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा बेटा कि अबंडेंस को देखा। तो अबंडेंस का बाहुल्य को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? वेरी रेयर बहुत दुर्लभ, रेयर का मतलब दुर्लभ, और कॉमन सामान्य, अबंडेंट बहुल, मच अबंडेंट अत्यधिक बहुल। ठीक है, अब अपन ने सोशिएबिलिटी के बारे में भी चर्चा कर ली और सोशिएबिलिटी को भी ब्रॉन ब्लैंकेट BRAUN ब्रॉन ब्लैंकेट ने सोशिएबिलिटी को 5 श्रेणियों में बांटा। कौन कौन सी है? S1, S2। S1 में अकेले पाए जाने वाले पौधे आते हैं। S2 में एक ही स्थान पर 5 से 6 पौधों का समूह मिलता है। S3 में छोटे छोटे चप्पों में पाए जाने वाले पौधे शामिल हैं। S4 में बड़े बड़े चप्पों में पाए जाने वाले पौधे। S5 में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे सम्मिलित किए गए हैं। फिर मैंने बात की आप लोगों से व्हाइटफोर्ड की। तो व्हाइटफोर्ड ने सामाजिकता के बारे में बताया कि सामाजिकता इज इक्वल टू सघनता डिवाइडेड बाय आवृत्ति मल्टीप्लाई बाय 100। फिर वाइटलिटी और विगर के बारे में चर्चा की। तो पादप समुदाय में उपस्थित पौधों की सामान्य वृद्धि एवं जनन क्षमता के द्वारा समुदाय की जीवनी शक्ति को अभिव्यक्त किया जाता है और इन 2 लक्षणों के आधार पर ही पौधों की सबलता स्थापित होती है। तो डाबरमायर के द्वारा वाइटलिटी जीवन शक्ति की 5 श्रेणियां बताई गई हैं। वाइटलिटी 1 जिसको बताया मैंने, वह पौधे जो अंकुरण के बाद शीघ्र ही मर जाते हैं। और वाइटलिटी 2 में वह पौधे जो अंकुरण के बाद कुछ समय तक वृद्धि करते हैं लेकिन ये प्रजनन में सक्षम नहीं होते। B3 वह पौधे जिनमें केवल कायिक जनन होता है। B4 वह पौधे जिनमें लैंगिक जनन बहुत ही कम होता है। B5 वह पौधे जो लैंगिक जनन द्वारा नियमित रूप से वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आज बात करी कम्युनिटी के मतलब कैरेक्टर्स यूज्ड इन स्टडी ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन क्या बनता है? आपके क्वेश्चंस बनते हैं पादप समुदाय के विश्लेषणात्मक लक्षणों का वर्णन कीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन है पादप समुदाय के संश्लेषणात्मक लक्षणों का वर्णन कीजिए। पादप समुदाय संरचना के अध्ययन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन बनते हैं आपके। और शॉर्ट क्वेश्चंस में पादप समुदाय प्लांट कम्युनिटी को परिभाषित कीजिए। समुदाय स्वरूप को समझाइए। सत्संग व सहसंग में अंतर बताइए। किसमें? सत्संग व सहसंग में अंतर बताइए। तो कल ये आपका हो ही गया था। ठीक है, और एक है रोनकेयर के जीवन प्ररूपों के नाम लिखिए। रोनकेयर के जीवन प्ररूपों के नाम लिखिए। तो जीवन प्ररूप की आगे बात करेंगे। वैसे जो जीवन प्ररूप है बेटा, पेंड्रोफाइट, केमीफाइट, हेमी, क्रिप्टोफाइट तथा थीरोफाइट हैं जो कि रोनकेयर ने दिए थे। और 5वां है सामाजिकता को ब्रॉन ब्लैंकेट ने कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो वर्ग कौन कौन से थे? 5 वर्ग, और 5 वर्गों के नाम लिखिए। तो ये अपनी चर्चा करी ली, S1, S2, S3, S4, S5। और ये है बाहुल्यता के 5 वर्गों के
नाम लिखिए। तो अबंडेंस के 5 वर्गों कौन कौन से हैं बेटा? बहुत दुर्लभ, वेरी रेयर, दुर्लभ, रेयर, सामान्य, बहुत, अत्यधिक, बहुत। तो ये स्मॉल क्वेश्चंस आपके इस पे बनते हैं। तो एक बार, अभी पूरे जने आप लोग नहीं आए आज केवल मेरे पास यहाँ पे 18 ही दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए कल 1-2 बार और रिपीट कर लेंगे एक बार इस टॉपिक को, क्योंकि आज पूरे जन नहीं आए। एंड मीटिंग फॉर